ओके। ओम शांति। तो अभी हम जानेंगे कि आज का जो हमारा विषय है इनर पावर्स, डिस्कवर योर इनर पावर्स। तो एक बार कुछ ऐसे असुर थे, कुछ राक्षस थे, जिनके हाथ में कुछ खजाने आए, कुछ बहुत अच्छे अच्छे गुणों के खजाने आए। तो उन्होंने सोचा कि अगर ये खजाने मनुष्यों के हाथ में आ जाए तो मनुष्य बहुत ही ऊंचे हो जाएंगे, मनुष्य रूल करेंगे इस विश्व को। तो क्यों ना इस खजाने को छिपाया जाए। तो उन्होंने सोचा कि कहाँ छिपाए। तो सोचा कि हम समुंदर के नीचे एकदम गहराई में छिपाए। तो किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य इतना होशियार है कि वो वहां तक पहुंच सकता है, तो फिर कहाँ छिपाए। तो किसने कहा कि आसमान की ऊंचाई में हम ये गुणों को छिपाते हैं। तो किसी ने कहा कि नहीं, मनुष्य इतना होशियार है कि आसमान की ऊंचाई तक भी पहुंच जाएगा, तो फिर कहाँ छिपाए। तो फिर बहुत विचार करने के बाद फिर उन्हें विचार आया कि ऐसा करते हैं कि हम उसके छिपाते हैं गुणों को मनुष्य के भीतर में ही, अंदर में ही। और सचमुच कहते कि मनुष्य के अंदर ही उन्होंने इन गुणों को छिपाया, और इसीलिए आज मनुष्य इन गुणों से दूर है। क्योंकि मनुष्य सब जगह गुणों को ढूंढ सकते हैं, या कोई भी बातों को वो ढूंढते हैं, तो कहाँ ढूंढते हैं? बाहर। क्योंकि मनुष्यों का ध्यान बाहर की तरफ ज्यादा रहता है, परंतु अपने भीतर को वो कभी देखता नहीं है, अंदर झांकता नहीं है। तो आज हम अपने भीतर में जो गुण है उनको झांकेंगे, देखेंगे कि हमारे गुण क्या है। तो कहते हैं कि एक बार स्वामी विवेकानंद, जो पहले उनका नाम नरेंद्र था, तो पहली बार वो मिलने गए अपने गुरुजी से, जो पूज्य श्री रामकृष्ण जी थे। तो उनके, रामकृष्ण परमहंस जी, तो उनके पास जब गए तो उनके द्वार पर उन्होंने टकटकाया, और फिर उन्होंने पूछा कि आप कौन है। तो रामकृष्ण परमहंस जी ने पूछा कि आप कौन है, जो खटखटा रहे वो कौन है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जवाब दिया कि वही तो मैं आपसे जानने के लिए आया हूँ कि मैं कौन हूँ। तो सदियों से ये प्रश्न रहा है फिलोसोफर्स का, साधु संतों का, ऋषि मुनियों का, ये खोज का विषय रहा है कि मैं कौन हूँ, हु एम आई। तो अगर हमें अपने खजानों को जानना है, हमारे अंदर जो ट्रेजर्स हैं, हमारे हिडन पावर्स है, उसको जानना है, तो पहले ये जानना जरूरी है कि हम कौन है। तो हम अगर अपने बारे में सोचते हैं तो दो पहलू है अपने बारे में। तो वो कौन से दो पहलू हैं? एक शारीरिक पहलू है, जिसको सब जानते हैं, जिसको हमारे से ज्यादा अच्छा डॉक्टर्स जानते हैं, मेडिकल साइंटिस्ट जानते हैं, जो पूरी स्टडी करते हैं शारीरिक पहलू का, जिसमें डिफरेंट सिस्टम्स हैं। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हमारे ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम है। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे सिस्टम्स हैं जो साइंस, मेडिकल साइंस बहुत अच्छी तरह से जानता है। परंतु क्या केवल यही हमारा पहलू है? नहीं, बल्कि और एक पहलू है जिसको कहते हैं सटल एस्पेक्ट, सूक्ष्म पहलू।
सूक्ष्म पहलू जो दिखाई नहीं देता है, जो हमारे विचार, भावनाएं, हमारे यादें, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारे फीलिंग्स, ये सब इस पहलू के अंदर आ जाते हैं, जिसको हम सटल एस्पेक्ट कहते हैं। तो अगर हम अपने आप को अच्छी तरह से जानना चाहते हैं, तो आज हम अपने जो अंदर चक्र चलता है, स्मृति का चक्र, तो उसको अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं, जिसको हम कहेंगे द साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो कॉन्शियसनेस या स्मृति, तो स्मृति हमारी कैसे बनती है? तो स्मृति का जो आधार है वो हमारे विचार होते हैं। तो जैसे आप देखना कि अगर एक डॉक्टर है, अपने घर में वो डॉक्टर है, अपने घर में वो एक साधारण जैसे परिवार वाले होते हैं वैसे ही है वो डॉक्टर, लेकिन घर में वो डॉक्टर की स्मृति कम रहेगी। लेकिन वही घर वाला व्यक्ति जैसे ही वो अपने क्लिनिक में जाएंगे, तो वहां पर उनका बोलना, उनका देखना, उनका इंटरेक्ट करना सब कुछ अलग होगा, क्योंकि वहां उसकी स्मृति उनकी रहेगी कि मैं डॉक्टर हूँ। तो जैसे ही उनके कॉन्शियसनेस में, उनके स्मृति में ये आ जाता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ, तो तुरंत उनका व्यवहार, उनका बोलना सब कुछ बदल जाता है। तो ये स्मृति कैसे बनता है? तो हमारे विचारों के आधार से बनता है। और जैसे हमारी स्मृति होती है, वैसे हमारी मनः स्थिति होती है। हमारे मन की स्थिति उस आधार पे होती है। तो जैसे हमारी मन की स्थिति होती है, वैसे ही हमारी वृत्ति डेवलप हो जाती है। वृत्ति यानी हमारे विचारों की प्रक्रिया, हमारे सोचने का तरीका, सोचने का पैटर्न। और फिर उस आधार से हमारी दृष्टि या नजरिया हमारी वैसी बन जाती है। और जैसी हमारी दृष्टि होती है, फिर वैसी हमारी कृति बन जाती है, यानी हमारा व्यवहार, हमारे एक्शंस, हमारा कर्तव्य बन जाता है। और जैसे फिर हमारी वृत्ति और दृष्टि और कृति बनती है, वैसे ही फिर हमारा पर्सनालिटी बन जाता है, यानी हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। और जब जो व्यक्तित्व है, फिर ऑटोमेटिकली वैसी हमारी स्मृति ऑटोमेटिकली वही जागृत होती है। इसको समझाने के लिए हम आपको एक उदाहरण देते हैं। समझो एक बुजुर्ग व्यक्ति है, वो रास्ते में जा रहे हैं और इतने में एक कुत्ता भौंकता हुआ आता है और उन्हें काट लेता है। और इतने में लोग सारे वहां पर पहुंच जाते हैं। वो बुजुर्ग व्यक्ति चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सब उसको उठा के लेके जाते हैं हॉस्पिटल में। अब ये सारी घटना जो वहां घटी, तो वहां पर एक व्यक्ति ये सारी घटना का साक्षी है, वो ये सब कुछ देखते हैं। अब ये घटना उनके मेमोरी के अंदर चला जाता है, उनकी स्मृति में चला जाता है। अब थोड़े दिन के बाद समझे इस व्यक्ति के सामने एक कुत्ता भौंकता हुआ आ जाता है, तो क्या होगा? तो तुरंत इस व्यक्ति को क्या स्मृति में आएगा? इस व्यक्ति को स्मृति में वो पिछला जो इंसिडेंट, घटना जो घटी, जिसमें बुजुर्ग व्यक्ति को एक कुत्ते ने काटा, तो वो एकदम तरोताजा हो जाएगा। तुरंत उनकी स्मृति में वो पिक्चर्स आएंगे। कौन से पिक्चर्स आएंगे? जो कुत्ता भौंक रहा था और उसने, कुत्ते ने बुजुर्ग व्यक्ति को काटा। तो जैसे ही मेमोरी में ये पिक्चर्स आ जाते हैं, जैसे ही विचार ये सारे उनके मन में आ जाते हैं, तो तुरंत उनकी मन की स्थिति उस व्यक्ति की क्या होगी? भय वाली, डर वाली हो जाएगी। तो व्यक्ति के मन में भय जागृत हो जाएगा। अब इस मन स्थिति में विचारधारा यानी वृत्ति, एटीट्यूड क्या होगा?
तो एक के पीछे एक जो विचार, चेन ऑफ थॉट्स जो क्रिएट होंगे, वो ये होंगे कि अरे ये कुत्ता कहीं मुझे ना काट दे, पहले जो उसको काटा था वो उस बुजुर्ग व्यक्ति को, तो मेरा भी हाल वैसा ना हो जाए, तो इससे अच्छा मैं यहाँ से भाग जाऊं, या मैं एक पत्थर उठा के इस कुत्ते को यहाँ से भगा दूं, इसको मारूं। तो इस तरीके से विचारों की जो प्रक्रिया है, चेन है, वो भय वाली होगी। और अब उस व्यक्ति का कुत्ते के प्रति जो परसेप्शन है, यानी नजरिया है, दृष्टि है, दृष्टिकोण है, वो क्या होगा? एक दुश्मन का होगा। वो कुत्ते को एक दुश्मन की निगाह से देखेंगे, और ऐसा उसको लगेगा ये कुत्ता उसको कहीं मार ना दे, कहीं काट ना दे। तो तुरंत भय में क्या उनका कर्तव्य, क्या उनकी क्रिया होगी? तो तुरंत या तो एक लकड़ी लेके उसको भगाएंगे, या तो एक पत्थर लेके उसको मारेंगे, या तो वो खुद भागेंगे। तो ये क्रिया होगी। तो इस तरीके से ये जो कर्म वो करेंगे, तो वो उनके अंदर, उनके मन के अंदर एक उसका छाप पड़ जाएगा। और ये छाप बार बार जब इस तरीके का वातावरण होगा, वो वापस जागृत होगा। तो इसलिए इस तरीके का एक साइकिल बन जाता है, जो बार बार सेम वातावरण, सेम प्रकार की घटना में ये पुनरावृत्ति, रिपीटिशन रिपीटिशन इस साइकिल की होगी, जिससे व्यक्ति के अंदर ये एकदम स्ट्रॉन्ग संस्कार बन जाता है भय का। तो इस तरीके से ये बहुत ही फास्ट हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे हमारे मन में ये सारी बातें घट जाती है। लेकिन इस तरीके से हमारा मन चलता है, द साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस चलता है। तो अगर हमें अपने व्यक्तित्व को चेंज करना है, तो फिर हम कहाँ से इस चक्र को काट सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, तो आगे हम देखेंगे। तो अभी हमने देखा कि हमारी जो स्मृति है, स्मृति का भी आधार क्या है। जैसे कि जो हमने अभी घटना आपको बताया, तो उसमें एक व्यक्ति को कुत्ते ने काटा, तो फिर उनके अंदर विचार जागृत हो गए, या पुरानी स्मृति जो उनकी जागृत हुई कि कैसे एक कुत्ते ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को काटा, और उसके बाद जो जो हुआ, तो सारे विचार के आधार से उनके मन में भय, उनके मन में एक डर वो पैदा हो जाता है। तो सारा जो स्मृति का आधार है, वो हमारे विचार है। तो अभी हम अपने मन की दुनिया को अच्छी तरह से जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो मन है वो कैसे कार्य करता है। तो कैसे हम अपने मन का हम सही नियंत्रण कर सके, ताकि हम अपने विचारों को सक्षम, हम अपने विचारों को बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन हम बना सके। तो उसके लिए हम आपसे पूछना चाहेंगे कि सारे दिन में मानसिक ऐसी कौन सी क्रियाएं आप करते रहते हैं? सारे दिन में आपका मन क्या क्या काम करता रहता है? मन अकेला क्या क्या करता रहता है? तो जरा इस पर सोचिए। हम आपको 1 मिनट देते हैं। उस 1 मिनट में आप जरा विचार करेंगे कि आपके मन में क्या क्या विचार, क्या क्या कार्य चलते रहते हैं सारे दिन में। तो आपने सभी ने सोचा कि हमारे मन में क्या क्या
कार्य, यानी हमारा जो मन है क्या क्या कार्य सारा दिन करता रहता है। तो देखिए, हमारा मन सारा दिन सोचता रहता है, इसको हम इंग्लिश में कहेंगे थिंकिंग, ड्रीमिंग, एनालाइजिंग, विजुअलाइजिंग एंड डिसाइडिंग। यानी हमारा मन सोचता है, कुछ सपने भी देखता रहता है, कुछ चिंतन भी करता रहता है, कुछ विश्लेषण भी करता रहता है कि ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, क्या किया जाए, कैसे किया जाए। फिर हमारे मन चित्र भी देखता रहता है, कुछ ना कुछ चित्र भी हमारे मन में निर्मित होते रहते हैं। और हमारा मन कुछ ना कुछ निर्णय भी लेता रहता है कि आज से हम ऐसा करेंगे, हम ये बात पर गौर करेंगे, इसके साथ ऐसा किया जाए, ये कर्म हमें करना है कल से। इस तरीके से डिसीशंस लेना ये भी हमारा मन करता रहता है। तभी हम इन सारे जो अलग अलग मन की क्रियाएं हैं, मानसिक क्रियाएं हैं, इसको हम अलग अलग ग्रुप देंगे। जैसे कि जो हमारे तीन प्रकार के क्रियाएं, मानसिक क्रियाएं होती है, तो वो है पहला, जिसको हम कहेंगे मन। तो ये जो मन है ये हमारे संकल्प निर्माण करता है, विचार निर्माण करता है, तो ये थॉट्स पैदा करता है। सो माइंड इज द पावर टू क्रिएट थॉट, फीलिंग्स, इमोशंस एंड इमेजिनेशन। यानी सपने देखने का काम ये मन करता है। भावना जो है वो मन में है। हमारे मन हर बात को महसूस करता है, तो महसूस करने की शक्ति ये मन में है। इमोशंस, जो हम भावुक हो जाते हैं, भावनाओं में आ जाते, तो ये हमारा मन ये कार्य करता है। अच्छा, इसके बाद दूसरी शक्ति है हमारी सतल शक्ति, और वो है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि क्या करती है? तो बुद्धि है समझने की शक्ति। जो मन है सोचने की शक्ति, तो बुद्धि है समझने की शक्ति। तो बुद्धि क्या करती है? हर बात को गौर से सोच करके समझने की कोशिश करती है, विश्लेषण करती है कि ये सही है कि गलत है, अच्छा है कि बुरा है, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बुद्धि परखती है कि पहले क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। इस तरीके से परखने का कार्य बुद्धि करती है, और डिसीजन लेने का कार्य भी बुद्धि ही करती है। बुद्धि निर्णय लेती है कि ये हमें क्या करना चाहिए। तो मन के अंदर बहुत विचार आते हैं, लेकिन सारे विचार हम कभी व्यक्त नहीं करते हैं, सारे विचार हम उसको कभी एक्शन में नहीं लाते हैं। तो बीच में कौन है जो डिसाइड करता है कि ये विचार को बोलना चाहिए, ये विचार हमें एक्शन में लाना चाहिए? तो वो है हमारी बुद्धि। तो बुद्धि है विल पावर, बुद्धि है जजमेंट पावर, बुद्धि है डिसाइडिंग फैकल्टी। अच्छा, उसके बाद तो बुद्धि कार्य करती है, डिसीजन लेती है, उसके बाद हमारे से जो एक्शन होता है, तो वो एक्शन जब हम बार बार रिपीट करते हैं, तो उसको हम कहेंगे सबकॉन्शियस माइंड या संस्कार, या बहुत ही सामान्य भाषा में आदत। तो हमारे जो कर्म है, हम जो भी कर्म करते हैं वो कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? तो वो सब संस्कार में रिकॉर्डेड है। तो हमारे सारे मेमोरीज जो हमने पहले देखा हुआ है, सुना हुआ है, हमने किया हुआ है, तो वो मेमोरीज के रूप में, वो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स के रूप में, आदत के रूप में, वृत्ति के रूप में, विचारधारा के रूप में, वो हमारे अंदर वो छपा हुआ रहता है। तो ये तीन हमारे सूक्ष्म पहलू है। मन, जो सोचने का पहलू, बुद्धि इंटेलेक्ट, वो है हमारे
डिसाइडिंग फैकल्टी, निर्णय करने की शक्ति, और उसके बाद जो कर्मों का छाप जो अंदर भरा हुआ है ऑलरेडी, तो वो है संस्कार। तो हम है कौन? तो हम है एक पॉइंट ऑफ लाइट। तो इसको हम और स्पष्ट करेंगे। हम सारे दिन में मैं और मेरा ये दो शब्द हम बहुत अधिकतर इसका उपयोग प्रयोग करते हैं। तो जब भी हम मैं बोलते हैं तो वो हम किस को रिफर करते हैं? तो इस विषय पे हम थोड़ा और आगे आएंगे, परंतु जब भी हम मैं बोलते हैं तो हम एक चैतन्य शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट को रिफर करते हैं। तो मैं, ये पॉइंट ऑफ लाइट इस तरीके से दिखाई देता है, जो अति सूक्ष्म है और इनविजिबल टू दिस आई। ये जो चरम चक्षु है, इससे हम नहीं देख सकते हैं, बल्कि ये अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश है। तो ये अति सूक्ष्म दिव्य प्रकाश कहाँ निवास करता है? तो ये मस्तक के बीच में, जहां पर बहनें बिंदी लगाती है, जहां पर तिलक लगाया जाता है, रक्षाबंधन हो या कोई भी त्योहार हो, या जब कोई योद्धा युद्ध के लिए निकलता है तो उस समय जो तिलक लगाते हैं, तो इसी स्थान पे लगाए जाते हैं जहां पर यहाँ इस चित्र में सितारा दिखाया है। तो ये है आत्मा का या सोल का या पॉइंट ऑफ लाइट का रहने का स्थान। हम मन के बारे में, तो अभी हम मन के बारे में समझते हैं कि हमारा जो मन है, ये थॉट पावर, विचार करने की शक्ति जो है, तो मन के तीन पहलू हैं। एक है कॉन्शियस माइंड, दूसरा है सब कॉन्शियस, और तीसरा है अनकॉन्शियस माइंड। तो कॉन्शियस माइंड यानी वो मन जो हम जागृत रूप से विचार करते हैं, जिसके बारे में जो विचार हमारे कंट्रोल में है, जो विचार हमने रचे हैं, जो विचार जब चाहे हम स्टॉप कर सकते हैं, उसको हम कॉन्शियस माइंड कहते हैं। तो सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तो सबकॉन्शियस माइंड वो पहलू है जो, जैसे नींद में जब हम होते हैं तो हमारे मन में जो विचार आते हैं, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं। तो वो विचार कहाँ से पैदा हुए? तो अंदर वो भरे हुए, तो वो सुषुप्त अवस्था में वो विचार आते हैं, उसको हम सबकॉन्शियस कहते हैं। और अनकॉन्शियस यानी जो बहुत डीप अंदर भरा हुआ है, जो अचानक ही कभी वो प्रकट होते हैं। जैसे अभी हमने जो उदाहरण आपको दिया कुत्ते का, तो समझो वो व्यक्ति को ये घटना, कुत्ता काट रहा है, ये देख करके समझो 6 महीना हो गया, तो ऐसे कॉन्शियसली अभी उसको याद भी नहीं है। लेकिन जैसे ही वो कुत्ता देखता है, भौंकता हुआ कुत्ता, तो तुरंत उसे वो 6 महीने पहले वाली स्मृति एकदम मन में ताजा हो जाता है, और मन में भय उत्पन्न होता है। तो ये कहाँ से पैदा हो गया ये भय? तो कहीं अंदर से ये दबा हुआ है। तो ये हो सकता है कि बचपन में कुछ देखा हो, या हो सकता है बहुत पहले कोई ऐसी घटना घटी, और अभी घटना याद नहीं है, मेमोरी नहीं याद है, लेकिन फीलिंग भय का या फीलिंग गुस्से का या फीलिंग आ जाता है, और वो अनएक्सप्लेन्ड फीलिंग है कि क्यों ये आया वो पता नहीं है। उसका रीजन है कहीं ना कहीं बहुत पहले वो घटना अंदर छप गया है, और उसका उस स्थिति है वो भय की, वो अभी भी ताजा हो जाता है। तो इस तरीके से ये मन की शक्ति है, ये मन की तीन शक्तियां हैं।
तो अभी कॉन्शियस रूप से, जागरूक रूप से हमारे विचार कैसे आते हैं? अभी अगर हम अपने मन को देखें, तो सारे दिन में कैसे रहता है? ये जो अलग अलग मन की स्थिति बताई है, तो इसमें से ज्यादा मन की स्थिति क्या रहती है? क्या मन कंफ्यूज्ड रहता है, या डिस्टर्ब्ड रहता है, या कॉन्फ्लिक्ट में रहता है, या डिप्रेस्ड रहता है, या अपसेट रहता है, या स्ट्रेस्ड रहता है, या हमारा मन बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड एंड डिसिप्लिन्ड रहता है, शिस्त रहता है, या मन बहुत ही शांत और बहुत ही व्यवस्थित सोचता है? कैसा है आपका मन? तो 1 मिनट अपने मन को देखेंगे कि आपका मन सारा दिन कैसा रहता है। क्या आपके मन को आप अपना बेस्ट फ्रेंड कह सकते हैं? या आपका मन, अगर हम आपको कहें कि इसको डिस्क्राइब कीजिए, तो क्या आप उसको एक चंचल घोड़ा कहेंगे, एक बंदर की तरह कहेंगे, या बहुत ही शैतान है ऐसा कहेंगे? क्या कहेंगे? देखिए, ये गौर करने की बात है कि आपका मन, भले अगर आप उसको चंचल भी कहो, या भले आप उसे परेशान भी हो, या उसको शैतान भी कहो, लेकिन फिर भी आपका मन अभी भी आपके लिए सोच रहा है। वो अभी भी आपके लिए काम कर रहा है, उसने सोचना बंद नहीं किया है। इसीलिए हमें अपने मन को थैंक्स देना चाहिए, अपने मन का धन्यवाद करना चाहिए कि कितना भी भले वो आपको लगता है कि खराब सोचता है, या स्ट्रेस्ड अप है, या कंफ्यूज है, पर फिर भी वो आपके लिए सोचता है। इसलिए अपने मन को एक बार थैंक्स जरूर करना चाहिए। तो अभी हम यहाँ पर जानेंगे कि हमारे मन के इतने अच्छे विचार धारा हम कैसे पैदा करें, या हम अपने मन को सुमन, अच्छा मन कैसे बनाएं। तो उसके लिए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जैसे हमने कहा, हमारे मन, हमारे 3 शक्तियां हैं: मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन हमने देखा कि विचार करने की शक्ति है। बुद्धि, इंटेलेक्ट, ये निर्णय करने की शक्ति है। तो बुद्धि निर्णय कैसे लेती है? तो जैसे हमने पहले बताया कि बुद्धि पहले उस बात को, ये सारी बातों को वो विश्लेषण करती है। कोई भी विचार है, कोई भी बात है, उसका कैसे विश्लेषण करती है? तो या तो एक्सेप्ट करेंगी, या तो वो कुछ रीजन करेगी, या मूल्यांकन करेगी, या परखेगी, या निर्णय करेगी। तो बुद्धि ने एक बार सही निर्णय कर लिया, उसके बाद जो हमारे से एक्शन होता है, उस एक्शन से फिर हमें खुशी मिलती है या सफलता मिलती है, अगर उसने सही निर्णय किया। तो बुद्धि जो भी डिसीजन देती है, उसके बाद ही हमारे से एक्शन होता है। और एक एक्शन जब बार बार उसको हम दोहराते हैं, तो फिर वो बन जाता है हमारा संस्कार। और आप देखना, हर एक के डिफरेंट डिफरेंट संस्कार है, अलग अलग संस्कार है। जैसे समझिए कि एक बहुत सुंदर, समझिए श्री कृष्ण की मूर्ति है, या समझो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है, या समझो गुरु नानक देव की मूर्ति है। अब समझो एक भगत आते हैं, गुरु नानक देव के या श्री कृष्ण के या जीसस क्राइस्ट के फॉलोवर आते हैं। तो जैसे ही उस मूर्ति को देखेंगे, तो वो झुकेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि वो भगत है उनके, और उनके अंदर भक्त देंगे। लेकिन अगर कोई
अभी समझे कि अगर कोई चोर आ जाता है और वो इस मूर्ति के सामने खड़े हो जाते हैं, तो उनके मन में आएगा कि ये तो सोने की मूर्ति है, तो इसको मैं कैसे उठाऊं यहाँ से। तो उसके विचार देखिए इस तरीके का होगा। अच्छा, अभी यही मूर्ति के सामने अगर एक आर्टिस्ट आते हैं, तो आर्टिस्ट जब आएंगे तो उनके विचार क्या होंगे। तो वो देखेंगे कि अरे ये मूर्ति इतनी सुंदर बनी हुई है, इसके रंग बड़े अच्छे हैं, इसके फीचर्स बड़े अच्छे निकाले गए हैं। तो इस प्रकार उनके विचार होंगे। तो देखिए, तीन व्यक्ति, तीनों के विचार अलग अलग, मूर्ति एक ही, लेकिन एक ही मूर्ति के तीन अलग विचारधारा क्यों है, उसका कारण। तो कारण ये है कि जिसकी, जो चोर है, तो उसके विचार चोरी के क्यों आते हैं, क्योंकि संस्कार चोरी के हैं। जो आर्टिस्ट है उनके विचार आर्टिस्ट वाले क्यों आते हैं, क्योंकि उनके संस्कार आर्टिस्ट के हैं। और जो भगत है उनके विचार रिस्पेक्ट के, प्रेम के, श्रद्धा के क्यों आते हैं, क्योंकि उनके संस्कार भक्ति के हैं। तो इसलिए ये हुआ कि जैसे हमारे संस्कार वैसे हमारे विचार। तो यदि हमें अपने विचार, थॉट पावर को हमें अच्छा बनाना है, तो इसका जो रूट है वो है संस्कार। संस्कार को हमें अच्छे बनाने होंगे। जब संस्कार अच्छे बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली थॉट्स हमारे अच्छे हो ही जाएंगे। अभी संस्कारों को हम समझेंगे, संस्कार कैसे बनते हैं। तो संस्कार का बेसिस, हाउ इज अ संस्कार फॉर्म्ड, संस्कार बनते कैसे हैं। तो संस्कार का आधार एक जन्म के होते हैं। हमने जहां जन्म लिया है, जिस परिवार में बड़े हुए हैं, तो वहां जैसे हमको बड़ा किया गया, जैसे हमको सिखाया गया, तो वैसे वैसे हमारी आदतें, हमारी पर्सनालिटी, हमारा संस्कार बिल्ट होता है। तो एक है जन्म के, दूसरा हमें जो पेरेंट्स हमको देते हैं, जो पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, उनसे हमको संस्कार मिलते हैं। तीसरा, जिस वातावरण में हम बड़े हुए हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल समझो, अमेरिका में एक व्यक्ति अपने कंपनी में, अपने केबिन में बैठे हुए हैं, एक मल्टीनेशनल कंपनी में अपने बहुत ही लग्जूरियस कैबिन में बैठे हैं, और अभी उनको प्यास लगी है। तो फिर वो ऑर्डर करते हैं एक कोका कोला। तो कोका कोला वो पीते हैं। अच्छा, अभी इसी टाइम पर एक आदिवासी गांव में एक आदिवासी है, जो उसको भी गर्मी लग रही है, प्यास लग रही है। तो उसको कोका कोला याद नहीं आएगा, हो सकता है उसको नारियल पानी याद आए। तो नारियल पानी याद आएगा पर कोका कोला नहीं याद आएगा। तो ऐसा क्यों? क्योंकि इन्होंने, आदिवासी ने नारियल पानी ही देखा है, उन्होंने कोका कोला देखा ही नहीं है। वो उस वातावरण में पले ही नहीं है, इसलिए उनको वो विचार आएगा ही नहीं। बल्कि वो जो मल्टीनेशनल कंपनी के केबिन में जो बैठे हैं, जो सीईओ बैठे हैं, उनको कोका कोला याद आएगा, क्योंकि उन्होंने वो वातावरण में देखा हुआ है, उसको एक्सपीरियंस किया है। तो जैसा वातावरण में हम बड़े होते हैं, या जैसे वातावरण में हम रहते हैं, वैसे हमारी वृत्ति, हमारी एटीट्यूड, हमारी विचारधारा होती है। तो हमारे संस्कार हमारे एनवायरनमेंट के आधार पर भी बनता है। हमारे प्रीवियस बर्थ्स के आधार से भी हमारे संस्कार बनते हैं। इसीलिए देखिए, एक ही समय पर दो बच्चे पैदा हो गए, समझो एक ही हॉस्पिटल में पैदा हुए, या यूं कहे एक ही घर में ट्विंस भी पैदा हुए, लेकिन ट्विंस में भी हम डिफरेंसेस देखेंगे। समझो एक का संस्कार बहुत शांति का है, तो दूसरे का थोड़ा सा एग्रेसिव है।
तो किस आधार से, जबकि एक ही पेरेंट्स की पालना में है, एक में है, तो एक ही टाइम जन्म लिया है, तो भी क्यों अलग अलग संस्कार है? तो वो पिछले जन्म के कुछ संस्कार कैरी फॉरवर्ड होते हैं। तो संस्कार हमारे पिछले जन्म के आधार से भी हो सकते हैं। तो हमारे जो संस्कार, पर्सनालिटी क्रिएट होता है, पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं, तो वो ये 4 बातों के आधार पे हो सकता है। अब हिडन पावर्स की बात कहो तो हमारे हिडन पावर्स क्या है? तो हमारे जो हिडन पावर्स है, ओरिजिनल हिडन पावर्स, तो उसको समझने के लिए हम आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाते हैं। एक ड्यू ड्रॉप था, एक ओस का बूंद था, और वो ओस का बूंद रहता था पहाड़ी पर, हिमालय पर्वत पर, पर्वत की चोटी पे। तो बहुत फ्रेश ड्यू ड्रॉप, बहुत ही चमकता हुआ, एकदम ट्रांसपेरेंट स्पार्कलिंग ड्यू ड्रॉप था, एकदम चमकता हुआ ड्यू ड्रॉप था, एकदम पारदर्शी, सुंदर दिखता था। लेकिन इस ओस के बूंद को विचार आता है कि मैं नीचे की दुनिया देखूं, मैं हमेशा ऊपर ही रहता हूँ पहाड़ी पे, तो मुझे जरा इच्छा है नीचे की दुनिया देखने की। तो वो अपनी सफर शुरू करता है और वो नीचे की तरफ आता है। तो जैसे ही नीचे आता है तो रास्ते में से बहुत कुछ भिन्न भिन्न नजारे दिखाई देते हैं, और वो एक एक नजारे के तरफ आकर्षित हो जाता है। जैसे एक जगह वो देखता है बहुत बड़े बड़े झाड़ है, और देखता है कि उसके जो तना है वो डार्क ब्राउन है, तो उसको बहुत पसंद आता है। तो कहता है कि ये कलर मुझे मिल सकता है? तो वो झाड़ कहते हैं कि हम क्यों नहीं दे सकते, लेकिन एक शर्त पे, तुम्हारे अंदर जो पारदर्शिता है वो हमें देना, फिर हम आपको अपना रंग देंगे। तो वो उनसे रंग दे ले लेता है और अपना पारदर्शीपना छोड़ देता है। फिर और जैसे आगे जाता है तो उसे बहुत अच्छे अच्छे फूल दिखाई देते हैं, और फूलों की खुशबू से वो मोहित हो जाता है। फूलों को कहता है कि तुम्हारी खुशबू मुझे दे सकते हो? तो फूल कहते हैं कि हाँ, क्यों नहीं, परंतु तुम्हारी चमक हमको देना। तो फूलों से खुशबू ले लेता है। और आगे जाता है तो मिट्टी में आ जाता है, तो मिट्टी का रंग भी उसे पसंद आता है, तो मिट्टी को ले लेता है रंग को, और अपना कुछ ना कुछ छोड़ देता है। तो ऐसे करते 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 रास्ते में वो बहुत कुछ अपने अंदर समा लेता है और अपने गुणों को छोड़ देता है। आखिर वो एक बहुत ही मोटा सा, एकदम बद्दू सा, और एकदम ओपेक मिट्टी के रंग का वो एक पानी का बूंद बन जाता है, और एकदम भारी भारी बन जाता है। और ऐसे में उसको एक ओस का बूंद पत्ते पर दिखाई देता है, और वो ओस का बूंद इतना ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी, और इतना चमकता हुआ, इतना सुंदर दिखता है कि सूरज के किरण जैसे उस ओस के बूंद पे पड़ता है तो 7 रंग बिखर जाता है। तो बहुत प्रभावित हो जाता है इस ओस के बूंद से, और कहता है कि अरे कितना सुंदर हो तुम, तो ऐसे कैसे इतने सुंदर हो? तो तुम हो कौन? तो ओस का बूंद हो। कहता अच्छा, तुम ओस के बूंद हो, मैं भी ओस का बूंद हूँ, लेकिन देखो मैं ऐसा एकदम भारी, एकदम ब्राउन कलर ऐसे कैसे हूँ, और तुम इतने ट्रांसपेरेंट, इतना स्पार्कलिंग कैसे हो? तो कहता है कि ये मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मैं ऐसा ही हूँ, मैं किसी से कुछ, किसी के प्रभाव में नहीं आता हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। तो कहता अच्छा। तो वो भूल जाता है कि वो भी एक समय पर ऐसा ही सुंदर था, ऐसा ही पारदर्शी था, परंतु रास्ते चलते 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 वो सब भूल गया, सब छोड़ गया। लेकिन जैसे ही इस उसके बूंद को देखता है वो आकर्षित जरूर होता है। इसी तरीके से, बिल्कुल इसी कहानी को लेंगे हम, तो हमारी भी यही कहानी है। हम भी सब इस ओस के बूंद की तरह ही थे, हम भी सबसे सुंदर थे, हमारे अंदर भी ये 7 गुण थे ओरिजिनल। तो वो क्या है 7 गुण? शांति, प्रेम, खुशी,
ज्ञान, शक्ति, पवित्रता और आनंद। तो ये हमारे 7 गुण हैं, जो 7 रंग के रूप में ये हमारे अंदर है, हमारे हिडन पावर्स है। तो यही हमारे हिडन पावर्स है: पीस, लव, हैप्पीनेस, नॉलेज, पावर, प्योरिटी एंड ब्लिस। और इसी को हम ढूंढते रहते हैं। हम शांति ढूंढते हैं स्थानों में, प्रेम ढूंढते हैं लोगों में, खुशी ढूंढते हैं चीजों में, ज्ञान ढूंढते हैं किताबों में, सत्संगों में, शक्ति ढूंढते हैं धन में, पोजीशन में, अचीवमेंट्स में। तो हमें पता नहीं। और हम प्यूरिटी ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं हमें अच्छी शुद्ध चीज की इच्छा होती है, तो हम ज्यादा पैसा देकर भी वो शुद्ध चीज को लेने की कोशिश करते हैं। पर हम भूल गए हैं कि वी आर व्हाट वी नीड द मोस्ट। ये सारी चीजें कहीं बाहर नहीं है, ये हमारे भीतर ही है, हमारे अंदर ही है। तो मेडिटेशन वो रास्ता है, वो तरीका है जिससे हम अपने ही जो अंदर छिपे हुए गुण है उसको हम एक्सेस कर सके, उसको हम खोज कर सके, और उसको हम अपने एक्शंस में ला सके, और उसको हम अपनी पर्सनालिटी बना सके। तो अभी हम तो हमारे जो संस्कार है, हमारी जो पर्सनालिटी है, हम पहले वाली कैसे बनाएं। तो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारी पर्सनालिटी इज लाइक एन आइसबर्ग। तो आपने सभी ने सुना होगा, सॉरी मैं समझ थोड़ी देर के लिए डिस्कनेक्ट हुए। तो हम बता रहे थे हमारी जो पर्सनालिटी है वो एक आइसबर्ग की तरह है, एक हिमशिला की तरह है। इसमें केवल 10% हमें दिखाई देता है, ऊपर पानी के ऊपर होता है जो दिखाई देता है, और बाकी जो 90% है वो हमें दिखाई नहीं देता है। तो हम अपने बारे में कितना जानते हैं? तो केवल ये जो ऊपर का भाग है, हम इतना ही अपने आप को जानते हैं। लेकिन 90% जो पानी के अंदर है, जो हमें नहीं पता है, यानी हम इसके बारे में अनभिज्ञ है, समझते नहीं है, जानते नहीं है। तो हमें ये जानना है कि हम हैं कौन। तो जैसे हमने पहले आपको बताया कि एक है हमारा शारीरिक पहलू और एक है हमारा सूक्ष्म पहलू। तो ये 2 पहलू हैं। और वैसे भी जब कोई पूछते हैं आप कौन है, तो व्यक्ति यही आंसर देता है, मैं ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग वर्ड्स में भी 2 शब्द हैं, ह्यूमन प्लस बीइंग। तो ह्यूमन यानी ह्यूमस शब्द से निकला है, जिसका मीनिंग है सॉइल, मिट्टी, और बीइंग यानी सोल। ह्यूमन बीइंग, सॉइल प्लस सोल इक्वल टू ह्यूमन बीइंग।
तो जब हम मैं की बात करते हैं तो ये सोल की बात है, और मेरा की बात करते हैं ये सॉइल की बात है। तो मैं, आई एम द पॉइंट ऑफ लाइट। सो आई एम दिस पॉइंट ऑफ लाइट। तो आज आपने अपने आप को जाना कि आप एक पॉइंट ऑफ लाइट है, एक सूक्ष्म, अति सूक्ष्म ज्योति स्वरूप है। और हमारे जो ट्रेजर्स है, हिडन पावर्स है, अगर हमें उसे जगाना है तो उसके लिए राइट एटीट्यूड इज, राइट कॉन्शियसनेस इज सोल कॉन्शियसनेस। तो जैसे हमें आत्मिक स्मृति में हम अपने आप को स्थित करते हैं, हम अपने आप को एक सोल, एक स्पिरिट, एक एनर्जी समझते हैं, तो फिर हमने वो साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस देखा। तो साइकिल ऑफ कॉन्शियसनेस पॉजिटिव हो जाता है, और हमारी पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, पॉजिटिव एटीट्यूड एंड पॉजिटिव पर्सनालिटी बन जाती है। तो जब हम अपने 7 हिडन पावर्स को हम एक्सेस करते हैं, या 7 हिडन पावर्स, पीस, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस, ब्लिस पावर को हम महसूस करने लगते हैं, तो हमारे जीवन में 36 गुणों का खजाना हमारे जीवन में आ जाता है। ये ट्रेजर्स हमारे जीवन के ट्रेजर्स बन जाते हैं। हम अपने प्रोफेशन में या हम अपने जीवन में अपने आप को ऐसा बनाना चाहते हैं, इंस्पायरिंग, प्रिसाइज, फास्ट साइटेड, विजनरी, टॉलरेंट, रिस्पॉन्सिबल। लेकिन उसके लिए हमें जगाना होगा ये हमारी कोर वैल्यूज को। ये हमारी कोर वैल्यूज, ये हमारे हिडन पावर्स है। तो जब हम ये कोर वैल्यूज के साथ जुटे हुए हैं तो हम ये एक्सप्रेस करेंगे। So this is what we need to emerge to express this. We express this because we are this. तो देखिए, हमने अभी आपको जो ड्यू ड्रॉप की कहानी बताई कि कैसे हम बचपन में ये थे, ये हमारी शुद्ध संस्कार, ओरिजिनल संस्कार थे। धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, सो दिस इज व्हाट वी गेट इन चाइल्डहुड। बचपन में जो हमारे अंदर संस्कार आ जाते हैं, तो ये जब जवानी में जो संस्कार आ जाते हैं, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, देखिए लेयर्स बढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं। लेकिन हमेशा हमारी इच्छा रहती है कि हम वो जो ओरिजिनल संस्कार है, पॉजिटिव संस्कार है, वही हमारे हमेशा रहे। तो अब हम 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे और थोड़ी मेडिटेशन करेंगे। तो हम आपको जो विचार देंगे उसको आप फॉलो करेंगे और फील करेंगे। सिट रिलैक्स्ड, अपने आप को रिलैक्स करेंगे। अपने मस्तक के बीच में एक चमकता हुआ दिव्य प्रकाश को देखेंगे। आज
अपने आप को हमने जाना आज अपने आप को कैसे हम एक चैतन्य शक्ति, एक पॉइंट ऑफ लाइट है। हमारे हिडन पावर्स है, प्योरिटी, लव, हैप्पीनेस। आज हमने ये जाना कि इन चीजों को हम कहीं बाहर नहीं ढूंढेंगे, क्योंकि ये हमारे अंदर ही है। सो इन दिस मोमेंट ऑफ साइलेंस, ये शांति के पल में मैं अपने इन हिडन पावर्स के साथ कनेक्ट करती हूँ। थॉट्स के माध्यम से I connect with these hidden powers. उस ओस के बूंद की तरह मैं भी ओरिजिनली प्योर, ट्रांसपेरेंट, ओरिजिनली मैं पीसफुल, लवफुल, हैप्पी सोल। बाद में धीरे धीरे इस जीवन में जैसे बड़े होते गए, जैसे जैसे वातावरण में पलते गए, वैसे वैसे और गुण आते गए, लेकिन हमेशा ही मेरी चाह इन ओरिजिनल गुणों की ही रही है। इस पल में अपनी इस शांति जो भीतर में है, इसको इमर्ज करती हूँ एक थॉट से कि मैं शांत स्वरूप आत्मा, आई एम अ पीसफुल बीइंग ऑफ लाइट। इस थॉट से मेरे अंदर की शांति वो सुजाग हो जाती है, जागृत हो जाती है, और मैं इसे एक्सप्रेस करने लगती हूँ। तो आज से लेकर कल तक मैं अभ्यास करूंगी कि मैं मेरे हिडन पावर्स को इमर्ज करूंगी सही थॉट से कि मैं शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, मैं सुख स्वरूप हूँ। इन सही विचारों से अपने इन 7 गुणों को, अपने इन 7 शक्तियों को, मेरे ओरिजिनल क्वालिटीज को, मेरे ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करूंगी और अपने कर्मों में इन गुणों को यूज करूंगी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।
अब आज से कल तक ये अभ्यास करेंगे, इन गुणों को अपने कर्मों में यूज करेंगे। कल हम द पावर, द यूनिवर्सल पावर बैंक के बारे में समझेंगे कि कैसे हम अपने इन पावर्स को जागृत रखेंगे, इन पावर्स को और बढ़ाएंगे। तो वो यूनिवर्सल पावर बैंक कौन है और कैसे कनेक्ट करें उस पावर बैंक से, तो कल हम जानेंगे। ओम शांति।